इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फैजल खान के कोचिंग पर हुई फायरिंग के मामले में फैजल खान की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने टीम का गठन कर लिया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट के नाम से टीम का गठन किया है, जिससे फैजल खान को गिरफ्तार करने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच फैजल खान अपने कोचिंग से निकलकर अंडरग्राउंड हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दबिश बढ़ाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि पुलिस लगातार उनके कई ठिकानों पर एक साथ यहां गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर ज्यादा हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। फैजल खान के गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नया एक टीम बना लिया है और DIU डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है उसका गठन किया है। और इस गठन में तमाम अधिकारियों को नियुक्ति दे दी गई है और उसे निर्देशित किया गया है कि उस गिरफ्तारी के लिए जो है वो लगातार छापेमारी शुरू हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे जहाँ पे खान सर की कोचिंग है वहाँ पे बड़े संख्या में जो छात्र हैं वो पहुँचे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े संख्या में जो छात्र हैं उसकी मौजूदगी है। यहाँ पे कुछ दोपहर तक जो है वो खान सर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है वो खान सर फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे माना जा रहा है कि खान सर अंडरग्राउंड हो चुके हैं और उस अंडरग्राउंड के बाद उनकी गिरफ्तारी कैसे की जाए और इसे लेकर के यूनिट का जो है वो गठन किया गया है। और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट जो बनाया गया है उसने लगातार जो है अपने छापेमारी जो है वो शुरू कर दी है। और माना जा रहा है कि खान सर के जो तमाम ठिकाने हैं वहाँ पे पुलिस यूनिट की जो टीम है वो छापामारी शुरू करेगी और उनकी गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित करेगी। देखना होगा कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जहाँ पे उनकी कोचिंग से वहाँ पे बड़े संख्या में छात्र है, जो स्थिति है वो परेशानी वाली पैदा ना हो, इसका भी पुलिस खासा ख्याल रख रही है। तो इतना तो तय है कि पुलिस ने जिस ढंग से डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट जो है नई टीम बनाया है वो टीम किसी भी वक्त जो है वो फैजल खान की गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित कर सकती है। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां फैजल खान के गार्ड की गोलीबारी के मामले में SSP की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने बड़ी बात कही है। जब्त हथियारों की जांच जारी है, ये SSP का कहना है। जांच में जो भी दोषी मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। सबूत के आधार पर आगे जांच बढ़ रही है, पुलिस की तफ्तीश चल रही है। फैजल खान की गिरफ्तारी पर उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया जाता है। SSP ने कहा कि जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे उस पर तो कार्रवाई अवश्य होगी। मामले में पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। कि जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोगों के जो हथियार उसको FSL में भी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका फॉरवर्ड। FIR रजिस्टर्ड हो गया है, क्या गिरफ्तारी होगी? मैंने बताया कि FIR होने के बाद जो दो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए उसको पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सफाई करेंगे। खान सर पर क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आखिर लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हीं ने आदेश दिया था। क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? इसमें मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुजूम लग गया है। बड़ी संख्या में यहां पर छात्र इकट्ठा हो चुके हैं। फैजल खान और रोशन आनंद कोचिंग के छात्र यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद। दोनों तरफ से छात्रों की तरफ से नारेबाजी शुरू कर दी गई। छात्र आपस में उलझते हुए भी दोनों तरफ से नजर आए। मौके पर फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो पहुंची हुई है और छात्रों को हटाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। तो दोनों तरफ से छात्रों की एक बड़ी संख्या यहां इस वक्त बाहर मौजूद है, जिसे लेकर बार बार सुबह से ही हम ये सवाल कर रहे थे कि आखिर जब ये चर्चा चल रही है कि संभवतः जो फैक्ट्स मिले हैं उसके आधार पर खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है, उस लिहाज से यहां पर पुलिस बल की तैनाती दिखाई नहीं देती। ये छात्र उसके बाद देखिए बड़ी तादाद में यहां पर धीरे धीरे कर इकट्ठा होना शुरू हो गए और आपस में उलझते हुए भी नजर आए।
हालांकि अब जाकर पुलिस टीम की तैनाती और वहां यहाँ पर पे दिख किसी रही तरह है की और इन छात्रों को हटाने का प्रयास जो है पुलिस की तरफ से शुरू किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। खान ग्लोबल स्टडीज पर छात्रों का हुजूम जो है वो इकट्ठा हो गया है। फैजल खान की गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद मामला जो है वो गर्म होता जा रहा है और यहाँ पे दो कोचिंग के बीच के छात्रों का जो वर्चस्व के बीच जो है वो छात्रों की जो है वो झड़प देखी जा रही है। देखिए यहाँ पे बड़े संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो बुलाया गया है क्योंकि अभी लगातार जो है वो खान सर के कोचिंग हो और ज्ञान बिंदु जो कोचिंग है, दोनों तरफ के जो छात्र है वो यहाँ पे पहुंचे और पहुंचने के बाद नारेबाजी शुरू हुई और नारेबाजी शुरू होने के बाद लगातार जो है वो एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों तरफ के छात्र आक्रोशित हुए और लगातार जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नारे लगाने लगे और स्थिति जो है आपस में झड़प में तब्दील हो गई। फौरन जो है वो कदमकुआं थाने की तमाम पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुंची है और मुश्किल से यहाँ पे तमाम छात्रों को यहाँ से हटाया गया है। जिस तरह से यहाँ पे छात्रों का हुजूम लगातार लग रहा है, यहाँ पे जो यातायात व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई है और यहाँ पे किसी तरह की अनहोनी ना हो, छात्रों के बीच में जो है फिर कोई किसी गुट में किसी तरह से जो है वो मारपीट ना हो, इसे लेकर के पुलिस जो है वो तैनात किया गया है। और सबसे बड़ा बात यही है कि पुलिस भी लगातार कह रही है कि कोचिंग वालों के वर्चस्व के बीच में छात्र जो है वो बीच में नहीं आए, लेकिन दोनों तरफ से या खान कोचिंग की तरफ से हो या ज्ञान बिंदु के कोचिंग के जो छात्र हैं, दोनों आपस में आमने सामने हो रहे हैं और एक दूसरे से उलझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में एक बड़ी झड़प जो है वो छात्रों के बीच में ना देखी जाए, इसे लेकर के पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनाती कर दी गई है ताकि छात्रों के झड़प को रोका जा सके। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। मोकामा के जेठू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को गोपालगंज कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों की तत्काल गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दिया है और अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तिथि निर्धारित कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने 8 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अनंत सिंह के अधिवक्ता राजेश पांडे ने कहा कि कोर्ट में पुलिस ने फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं। सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय से समय मांगा और इसीलिए अग्रिम जमानत के बिंदु सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 8 जून की अगली तिथि निर्धारित की। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई जेडीयू ने नामों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई एमएलसी चुनाव पर जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इन नामों में निशांत कुमार, ललन प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए हैं जेडीयू की तरफ से और साथ ही साथ शिवरानी देवी और भारती मेहता भी उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो ये दो नाम जो है ये चर्चा में नाम में भले ना हो, लेकिन अब ये फाइनल नाम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, निशांत और ललन प्रसाद इनकी पहले से चर्चा थी, लेकिन दो और जो नाम जुड़े हैं ये दोनों नाम चर्चा से बिल्कुल इतर नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल विवाह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं आपको जो सबसे इस एमएलसी उम्मीदवार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें जेडीयू का जो कोर वोटर माना जाता है लौकुश और अति पिछड़ा, उसे ध्यान में रखकर ये टिकट दिया गया है। निशांत कुमार ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं और नीतीश कुमार के बेटे हैं जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा श्रीमती भारती मेहता जो मधुबनी की है और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और जेडीयू की काफी जेडीयू के महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी है और काफी मुखर नेता मानी जाती है मिथिलांचल की और काफी तेज तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई उन्होंने पूरा किया है और एक जेडीयू में एक तेज तरह महिला नेता के तौर पर इनकी पहचान है और ये भी नोनिया समाज से आती है जो अति पिछड़ा समाज से आता है। इसके अलावा शिवरानी देवी प्रजापति जो पश्चिम चंपारण से आती हैं, ये कुम्हार समाज से आती हैं, ये भी अति पिछड़ा समाज से आती हैं। ललन प्रसाद जो शेखपुरा से आते हैं, ये धानुक समाज से आते हैं। तो अगर इस पूरे समीकरण को आप देखें तो जेडीयू ने अपने समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है, अपने वोट बैंक को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि जो लौकुश और अति पिछड़ा जो सबसे कोर वोटर नीतीश कुमार का माना जाता है उसमें उस बिल्कुल आनंद कोर वोटर भी साधे गए और एक और जो तबका है जिसका बहुत ज्यादा झुकाव और लगाव नीतीश कुमार की पार्टी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहा, वो महिला कोर वोटर भी रही। संभवतः वो बैलेंस भी यहाँ बनाया गया। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही विभा, और सबसे बड़ी बात है कि
दो महिलाओं को टिकट देकर जेडीयू ने न सिर्फ समीकरण साधा बल्कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट दिया था। नीतीश कुमार के जो फैसले थे महिलाओं को लेकर उसे देखकर जो उन्होंने नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो फैसला किया था उसे देखकर भी महिलाओं ने जमकर वोट किया था और इसका नतीजा इस एमएलसी के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा एक पुराने संगठन के नेता जो लंबे समय से जेडीयू से जुड़े हुए थे, ललन प्रसाद, जो शेखपुरा से आते हैं, और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये वही ललन प्रसाद हैं जब सुनील सिंह का एमएलसी की सदस्य खत्म हुए थे उनकी जगह इन एमएलसी बनाया गया था, लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचा और वहां से उन्हें हार मिली उसके बाद वो उनकी सदस्य चली गई थी। तो जेडीयू ने उनका पूरा ख्याल रखा और अपने पुराने कार्यकर्ता को सदस्य बनाकर, बिल्कुल पुराने कार्यकर्ता को सदस्य बनाकर सम्मान दिया, महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाया और अपने कोर वोटर को भी एक साथ साधा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पहुंचकर एमएलसी संजय गांधी से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को आगामी विधान परिषद चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इन चर्चाओं के बीच मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद सामने आकर स्थिति को साफ किया। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे का मकसद जेडीयू विधायकों की सूची हासिल करना था ताकि वे अपने भूमि राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान उन विधायकों से सीधे बातचीत कर पाएं और समन्वय स्थापित कर सकें। जेडीयू कार्यालय हम लोग एनडीए गठबंधन है और हम लोग सब जगह आते जाते रहते हैं। हमको वहां से विधायक की सूची नंबर ये सब लेना था। राजस्व विभाग में अभी समीक्षा चल रहा है तो उसमें समीक्षा बैठक में जो है प्रत्येक दिन हम 3 जिला की समीक्षा करते हैं जिसमें कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डीसीएलआर, सीओ और वहां के सभी माननीय विधायक रहते हैं। तो वहां से सूची, विधायक का नंबर और हम लोग उनको जोड़ते भी हैं उस बैठक में। सुरक्षा घटाई गई है राबड़ी। देखिए इस पर एक स्पष्ट सुन लीजिए, किसी भी सुरक्षा देने की जो विधि है, प्रक्रिया है, उसमें सुरक्षा समिति ये मूल्यांकन करती है कि किनको कितने सुरक्षा की आवश्यकता। और इस बीच बड़ी खबर पटना से ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार और अनियमितता पर यह सख्त एक्शन लिया गया है। राजस्व मंत्री ने 9 और अंचल अधिकारियों पर यह कार्रवाई कर दी है। मामले में 23 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है और कुल 32 अंचल अधिकारियों पर गाज गिराई गई है। राजस्व अधिकारी सोनी कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा इसमें शामिल है। विभाग में कार्रवाई से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक के बाद एक कार्रवाई और उस कार्रवाई में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरती हुई। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है और इसके पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और अभी तक कुल 32 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में बनी है और दिलीप जायसवाल जब भूमि राजस्व विभाग के मंत्री बने उसके बाद कुल 32 अंचल अधिकारियों और अन्य जो राजस्व कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई हुई है। ये सबसे अहम है क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि या तो आप काम करिए नहीं तो सरकार कार्रवाई करेगी। गड़बड़ी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे या फिर लापरवाही बरतेंगे काम में तो कार्रवाई तय है। और सोनी कुमारी जो राजस्व अधिकारी सह कानूनगो है उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा तक सरकार ने कर दी है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कर दी है और इन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है, लापरवाही का आरोप लगा है और इस मामले में सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा कर दी गई। तो सरकार कहीं न कहीं अब कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से ये एक्शन शुरू भी हो चुका है। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में हुए दर्दनाक अग्निकांड के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आईसीयू के डॉक्टर पंकज, एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार शामिल हैं। जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त डॉक्टर पंकज आईसीयू ड्यूटी से गायब थे। वहीं अस्पताल के रखरखाव और मेंटेनेंस में भी भारी लापरवाही पाई गई। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि सभी की लापरवाही उजागर होने के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। अभी तक 3 लोगों को
गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो जो 3 लोग हैं वो एक मेंटेनेंस हेड वहाँ के, एक एडमिन हेड, और वहाँ जो आईसीयू में जिन डॉक्टर की ड्यूटी थी उस समय वो वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे, और उनकी इन 3 लोगों की उस समय इमीडिएट लापरवाही के वजह से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। और जो हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, इनके विरुद्ध भी जांच चल रही है। अगली खबर भागलपुर से, जहां पिछले महीने की 4 तारीख को गंगा नदी में विक्रमशिला सेतु के 7 और 8 नंबर पिलर के बीच का हिस्सा ढह जाने की वजह से भागलपुर का कोसी और सीमांचल के इलाके से सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। इस संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद कमान संभाली और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की। बीआरओ की टीम ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए महज 1 महीने के भीतर 4 बेली ब्रिज तैयार कर दिए। इस बड़ी कामयाबी के बाद आगामी 7 तारीख को सुबह 11 बजे से विक्रमशिला सेतु पर छोटे और हल्के व्यावसायिक वाहनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। हमारा क्षतिग्रस्त पुल था, उस पुल को 7 जून से हम लोग जनता के लिए चालू करने जा रहे हैं, आम जनों के लिए। इसको लेकर के पुल पे कई ट्रायल हो चुका है। कल शाम में यानी 6 जून की शाम में हम लोग वहाँ आम जनों को भी ट्रायल कराएंगे। यहाँ के महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं, हमारे मीडिया के बंधुगण हैं, उनको प्लस प्रशासन की पूरी टीम है, और कुछ लोगों का भी हम लोग ट्रायल कराएंगे। और ट्रायल कराने के बाद 7 जून के सुबह से यानी 7 जून के मतलब करीब 11 बजे से इस पुल को हम लोग शुरू करेंगे। जो हो रहा है, बन रहा है, जो तैयार भी हो गया है, उसमें 3 पार्ट रहेगा, जिसमें से वाहनों को 1 वे ब्रिज हमें पास कराना है। एक पार्ट ऐसा है, जैसा जिला अधिकारी महोदय ने बताया, कि जिसके नीचे जो ब्रिज का हिस्सा टूटा हुआ है। 2 ऐसा हिस्सा है कि जिसके नीचे ऑलरेडी जो है ब्रिज है, और एक और है जहाँ पे ऑलरेडी कोई शायद डिफेक्ट है, तो उस पे भी वो बेली ब्रिज टाइप का बनाएगा। भागलपुर सहित कोसी सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 7 तारीख दोपहर 11 बजे से जो है विक्रमशिला सेतु पर जो बेली ब्रिज बनाया गया है, उस पर छोटी गाड़ियों का परिचालन जो है शुरू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने खुद जानकारी दी है कि ये 7 तारीख को 11 बजे बाद से जो है आम लोगों के लिए जो है पुल को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बड़ी राहत लोगों को मिलने जा रही है। 7 तारीख 11 बजे से जो है पुल एक बार फिर से जो है अपने पुराने रूप में लौटेगा। बड़े वाहनों का परिचालन तो नहीं होगा, लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही थी उससे राहत मिलेगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए अब देखते हैं देश दुनिया की खबरें। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई, जहां अनुमान से ज्यादा देश की विकास दर देखी गई है। 7.3% अनुमान से, यानी 0.5% ज्यादा रही है विकास दर देश की। साल 2025-26 के जीडीपी ग्रोथ को अगर देखें तो ये 7.7% दर्ज हुई है। 2025-26 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज हुई। और राजस्थान में इबोला का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। युगांडा से आई महिला में इबोला के लक्षण पाए गए। जयपुर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग में इस दौरान इसकी पहचान हुई है और संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन में रखा गया। महिला की जांच रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद से जैश ए मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी मोहसिन गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की है। आरोपी मोहसिन मौजूदा ग्राम प्रधान का भाई बताया जाता है और सूत्रों के हवाले से खबर ये कि मोहाली बम ब्लास्ट मामले में इस शख्स की गिरफ्तारी की गई है। 2024 में मोहाली बम ब्लास्ट हुआ था और जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने का इस शख्स के ऊपर आरोप है। मोहसिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। मोहसिन देवबंद कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। पंजाब मोहाली में हुए ब्लास्ट के मामले में जैश ए मोहम्मद का आतंकी मोहसिन यूपी के देवबंद से गिरफ्तार हुआ है। पंजाब एसटीएफ और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मोहसिन की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब एसटीएफ की जांच में ये बात साबित हो गई थी
कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से लगातार जुड़ा हुआ था मोहसिन। उसके मोबाइल पर तमाम OTP आ रहे थे जिसको वो आतंकी संगठन के साथ शेयर भी कर रहा था। ये बात भी सामने आई है कि गिरफ्तारी के दौरान तमाम आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। नीट री एग्जाम को लेकर NTA की बड़ी बैठक 21 जून को ये नीट एग्जाम को लेकर NTA की बड़ी बैठक होने जा रही है और कई NTA ने राज्यों के अधिकारियों के साथ ये बैठक करनी है और नीट एग्जाम की सुरक्षा, पेपर की गोपनीयता, इसमें बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के तौर पर राज्यों ने नीट एग्जाम में सहयोग का भरोसा भी दिया है। और अब खबरें कारोबार जगत से। सोने चांदी की कीमतों में 5 जून को गिरावट देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 6,138 रुपए घटकर 2.55 लाख रुपए पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,896 रुपए घटकर 1,54,000 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 4 जून को ये 1,66,000 रुपए पर था। सोना ऑल टाइम हाई से 127 दिन में 21,931 रुपए और चांदी 1,30,983 रुपए सस्ती हुई है। 29 जनवरी को सोना 1,76,000 रुपए 10 ग्राम था और चांदी 3,86,000 रुपए 1 किलो। तो इस बुलेटिन में बस इतना।